साल 1991 इंडिया की इकनॉमिक एक सीरियस इकनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रही थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस तब होता है जब किसी कंट्री के पास फॉरेन पेमेंट करने के लिए सफिशिएंट डॉलर ना हो। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिरकर सिर्फ 2 वीक के इंपोर्ट के बराबर रह गए थे, अराउंड $1 बिलियन। मतलब इंडिया के पास ऑयल, मशीनरी और इसेंशियल गुड खरीदने के लिए डॉलर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे। इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट में डिफ़ॉल्ट करने के करीब था, लेकिन सवाल ये है, ये क्राइसिस आया कैसे? 1980 में इंडिया की इकोनॉमिक एक कंट्रोल सिस्टम पर चल रही थी जिसे कहा जाता था लाइसेंस राज। इस सिस्टम में बिजनेस को हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होती थी। इससे प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ स्लो थी। गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए कंटिन्यूसली बोरो कर रही थी, इससे फिक्सल डेफिसिट बढ़ता गया। फिक्सल डेफिसिट का मतलब है जब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर उसकी टोटल इनकम से ज़्यादा हो जाता है। साथ ही इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ रहा था। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है जब एक कंट्री इंपोर्ट ज़्यादा करे और इंडिया की इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे इंटरनल वीकनेस के साथ एक बड़ा एक्सटर्नल शॉक भी था। 1990 में एक मेजर ग्लोबल इवेंट हुआ, गल्फ वॉर। अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर अटैक कर दिया। इस कॉन्फ्लिक्ट में 2 साइड थी। उस समय इराक में सद्दाम हुसैन लीड कर रहे थे। इसके रिस्पॉन्स में यूनाइटेड स्टेट के लीडरशिप में कई देशों की एक मिलिट्री अलायंस बनी, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरेबिया और फ्रांस जैसे कंट्रीज शामिल थे। कुवैत और मिडल ईस्ट रीजन वर्ल्ड का मेजर ऑयल सप्लायर है। वार की वजह से ऑयल प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो गया। ग्लोबल ऑयल प्राइस सडन स्पाइक हो गए। इंडिया ऑयल इंपोर्ट पर डिपेंडेंट था। ऑयल प्राइस बढ़ने से इंडिया का इंपोर्ट बिल बहुत इंक्रीज हो गया। साथ ही मिडल ईस्ट में काम कर रहे इंडियन वर्कर वापस आने लगे। रेमिटेंसेस रिड्यूस हो गई। एनआरआई डिपॉजिट विड्रॉ होने लगे। इससे इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और तेज़ी से गिरने लगा। 1991 तक सिचुएशन क्रिटिकल हो चुकी थी। प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने इमरजेंसी स्टेप लिया। फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू अराउंड 67 टन्स ऑफ गोल्ड को बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास प्लेज किया। गोल्ड प्लेज करने का मतलब था टेम्पररी लोन लेना, गोल्ड को कोलेटरल रखकर। इस स्टेप से इंडिया को शॉर्ट टर्म डॉलर लिक्विडिटी मिली और डिफॉल्ट टेम्पररी अवॉइड हुआ। इंडिया ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ से लोन लिया। आईएमएफ लोन लेने के लिए एक कंडीशन होती है, कंट्री को स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना होता है। इसका मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म रिड्यूस करना, मार्केट रिफॉर्म लाना, गवर्नमेंट कंट्रोल कम करना। यहीं से स्टार्ट हुआ एलपीजी रिफॉर्म। अब समझते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स को। लिबरलाइजेशन का मतलब है गवर्नमेंट कंट्रोल कम किए गए, लाइसेंस राज को डिसमेंटल किया गया, इंडस्ट्रीज को फ्रीडम दी गई। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है पब्लिक सेक्टर यूनिट में गवर्नमेंट की ओनरशिप कम की गई, प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया गया। इसके बाद आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंडिया इकोनॉमिक को ग्लोबल मार्केट के लिए ओपन किया गया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई अलाउ की गई। इंडियन रुपी का डिवैल्यूएशन किया गया ताकि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव बन सके। इंपोर्ट टैरिफ रिड्यूस किए गए। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद इंडिया की इकोनॉमिक ने नई डायरेक्शन पकड़ी। जीडीपी ग्रोथ बढ़ी, प्राइवेट सेक्टर स्ट्रांग हुआ और आईटी और सर्विस सेक्टर में बूम आया। 1991 का इकोनॉमिक क्राइसिस एक वार्निंग था, लेकिन वही क्राइसिस इंडिया के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का टर्निंग पॉइंट भी बना। इस क्राइसिस ने इंडिया को क्लोज इकोनॉमिक से मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक बनाया। फ्रॉम क्राइसिस टू रिफॉर्म एंड फ्रॉम रिफॉर्म टू ग्रोथ।